गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। मानव के अंदर अंतःस्रावी तंत्र होता है। यह तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है और अंतःस्रावी तंत्र होगा, यह अंतःस्रावी तंत्र तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर के शरीर की विभिन्न कोशिकाओं एवं शरीर के विभिन्न शारीरिक कार्यों के समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य करता है। तो शरीर की विभिन्न क्रियाएं एवं शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के समन्वय एवं नियंत्रण कार्य करने से संबंधित जो दो तंत्र होते हैं, उसमें एक तंत्र होगा तंत्रिका तंत्र और दूसरा तंत्र कौन सा होता है? अंतःस्रावी तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र के लगातार कार्य करने के लिए अंतःस्रावी तंत्र का होना आवश्यक है। और अंतःस्रावी तंत्र होगा वह किससे मिलकर के बना होता है? तो आप ध्यान देंगे, अंतःस्रावी तंत्र होता है विशेष प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। मानव शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। एक ग्रंथियां होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरी ग्रंथियां होती है बहिस्रावी ग्रंथियां। वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को नलिका विहीन होती हैं और अपने स्राव को रुधिर के माध्यम से दूसरे भागों तक पहुंचाती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। तो वे ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं तथा अपने स्राव को रुधिर के माध्यम से दूसरे भागों तक पहुंचाती है, उन्हें हम अंतःस्रावी कहेंगे। जबकि नलिकायुक्त ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है किस प्रकार की होती हैं? नलिका विहीन होती हैं, यानी इसमें नलिकाएं नहीं होती हैं, बिना नलिकाओं की ग्रंथियां होती हैं। तो नलिका विहीन होगी तो बेसिक सी बात है, अपने स्राव को किसी दूसरे पदार्थ के माध्यम से दूसरे भागों तक पहुंचाती है। स्राव को किसके माध्यम से? रुधिर के माध्यम से पहुंचाती है। तो रुधिर के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है। तो रुधिर के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। तो रुधिर के माध्यम से अपने स्राव को दूसरे भागों तक पहुंचाएगी और इनका स्राव होता है, उस स्राव को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होगी, उनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहा जाता है, जो कि रुधिर के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में जाकर के और हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो यह तंत्र में क्या कहलाएगा? अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्र होगा वह अंतःस्रावी तंत्र विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है, जिसमें निम्नलिखित ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। सबसे पहली ग्रंथि है जिसे हम क्या कहेंगे? वैसे देखा जाए तो हाइपोथैलेमस होता हुआ तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, परंतु इनके द्वारा भी हार्मोनों का स्रावण किया जाता है जो अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है। इस कारण से इसे भी हम तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। पहला भाग कौन सा है? हाइपोथैलेमस। दूसरा भाग होता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तीसरा भाग होगा जिसे हम क्या कहते हैं? तो आपको देखना है पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड्स। उसके बाद में थायराइड ग्रंथि, उसके बाद में पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवक्र या एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, अंडाशय एवं वृषण। ये 10 प्रकार की ग्रंथियां मिलकर के और अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्रावण किया जाएगा और ये हार्मोन होते हैं वह शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस होगा, यह कहाँ पर उपस्थित होता है? तो आप देखेंगे कि हाइपोथैलेमस होता है यह अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है। किस भाग में उपस्थित होगा? अग्र मस्तिष्क में। यानी हमने पढ़ा था मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसमें से अग्र मस्तिष्क भाग होगा, उस अग्र मस्तिष्क भाग में क्या उपस्थित होता है? हाइपोथैलेमस उपस्थित होता है। और अग्र मस्तिष्क में हमें देखा था 3 भाग होते हैं। एक भाग होगा जिसे हम क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहते हैं। दूसरा भाग होता है घ्राणपिंड या ऑल्फैक्टरी लोब और तीसरा भाग होता है अग्र मस्तिष्क पक्ष या जिसे हम क्या कहते हैं? डायनसेफेलॉन कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क पक्ष या डायनसेफेलॉन होगा, उस डायनसेफेलॉन होता है उसी के अंदर क्या उपस्थित होता है? हाइपोथैलेमस उपस्थित होता है, जो कि शरीर के तापमान के नियंत्रण से संबंधित कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इनके अंदर तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या उपस्थित होती हैं? तंत्रिका स्रावी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, यानी तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो इनके अंदर क्या उपस्थित होगी? तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं। और इन तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण किया जाता है, जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का नियंत्रण करते हैं। तो इसके अंदर तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं उपस्थित होगी जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोनों को नियंत्रित करती हैं। ये 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, एक मोचक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन जिसे कहते हैं, और दूसरे आपको ध्यान रखना है एक मोचक हार्मोन और दूसरे निरोधी हार्मोन, ये हमें ध्यान रखना है। तो
तो इस प्रकार से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाएंगे, मोचक हार्मोन या प्रेरक हार्मोन, और दूसरे कौन से हार्मोन, निरोधी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है। वे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों को, वे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोनों को बढ़ाते हैं, प्रेरित करते हैं, उन्हें हम मोचक हार्मोन कहते हैं, रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है। जबकि इनहिबिटरी हार्मोन किससे कहेंगे, इनहिबिट करेंगे, यानी जो रोकने का कार्य करते हैं। तो ऐसे हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों को रोकते हैं, कम करते हैं उस स्रावण को, तो उसे हम क्या कहते हैं, निरोधी हार्मोन कहते हैं। इन दोनों प्रकार के हार्मोनों के माध्यम से हाइपोथैलेमस होगा, उसके द्वारा पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण किया जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस होगा वह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं, उन हार्मोनों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस के द्वारा कुछ हार्मोनों का संश्लेषण भी किया जाता है, जैसे कि वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन जो स्रावित किए जाते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा किए जाते हैं, परंतु संश्लेषित किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, वह हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये संश्लेषण होगा दो हार्मोन वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, जो किसके द्वारा होते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होते हैं, वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा होते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। पहला कौन सा, हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस ये किस पर नियंत्रण करता है, पीयूष ग्रंथि पर, और पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इस कारण से हाइपोथैलेमस को हम क्या कहेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी हेड मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहेंगे, तो आप क्या ध्यान देंगे, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। तो पहला भाग हो गया कौन सा, हाइपोथैलेमस। दूसरा भाग हम देखेंगे वो कौन सा, ध्यान रखना है, पीयूष ग्रंथि के बारे में। अब हम पीयूष ग्रंथि के बारे में डिटेल से देखते हैं कि ये किस प्रकार की ग्रंथि है। तो सेकंड ग्रंथि हमें ध्यान रखनी है, और वो कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि होगी वो कहाँ पर उपस्थित होती है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होगा, उसके नीचे उपस्थित होती हैं, अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं, यानी कहाँ पर उपस्थित, जो मस्तिष्क होगा उस अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के पास में उपस्थित होती है। हाइपोथैलेमस के पास में एक सेला टर्सिका नामक गुहा होती है, उस गुहा में उपस्थित होती हैं। तो हाइपोथैलेमस के पास में उपस्थित होती हैं, और ये हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम की सहायता से जुड़ी हुई रहती है। यह ग्रंथि ये कौन सी हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि होती है, जो कि हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में उपस्थित होती है। और हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है, वो इनफंडिबुलम के माध्यम से जुड़ी है, और ये जिस गुहा में उपस्थित होती है सेला टर्सिका गुहा कहा जाता है। तो ये सेला टर्सिका नामक गुहा होगी, उस गुहा में उपस्थित होती है। तो ये तो हमें स्थिति ध्यान रखनी पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि होती है, इस पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। पीयूष ग्रंथि होगी, उसके कितने भाग होते हैं, दो पालियां होती है, दो पिंड होते हैं। एक आपको ध्यान रखना, अग्र पीयूष ग्रंथि, पहला भाग कौन सा हो जाएगा, अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि, और दूसरा भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि। तो अग्रपाली और पश्चपाली दो पालियां होगी, और दोनों पालियों को हम क्या क्या कहते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, पश्च पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो अग्र पीयूष ग्रंथि है, उस अग्र पीयूष ग्रंथि को एक हम अन्य नाम देते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो अग्र पीयूष ग्रंथि होगी, उसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। जबकि पश्च पीयूष ग्रंथि होती है, उस पश्च पीयूष ग्रंथि को हम एक अन्य नाम और देते हैं, और जिसे हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि अग्र पीयूष ग्रंथि होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। जबकि पश्च पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। अग्र पीयूष ग्रंथि होगी, उस अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा निम्न हार्मोनों का स्रावण किया जाता है। कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, तो पहला आपको हार्मोन ध्यान रखना है, वह इनके द्वारा स्रावित होगा, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिसे हम कहते हैं, वृद्धि हार्मोन, या वृद्धि हार्मोन को ही हम क्या कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन को हम क्या कहेंगे, सोमेटोट्रोपिन कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है, उसका स्रावण होगा वह अग्र पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के माध्यम से होता है। दूसरा हार्मोन हमें ध्यान रखना है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन ध्यान रखना आपको, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। यह गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होगा, यह भी किसके द्वारा, अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन दो प्रकार का होता है, एक आपको ध्यान रखना है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या पुट्टिकीय प्रेरक हार्मोन जिसे हम कहते हैं हिंदी में से हम क्या कहेंगे, पुट्टिकीय प्रेरक हार्मोन कहा जाता है। तो पुट्टिकीय
प्रेरक हार्मोन कहेंगे, वह हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होगा, तो इनके द्वारा स्रावित होता है। पुष्टिकीय प्रेरक हार्मोन होगा वो इसके द्वारा स्रावित होता है। और इसके अतिरिक्त दूसरा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, वह हार्मोन कौन सा होगा, एलएच हार्मोन, या जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। तो एलएच हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, उस हार्मोन का स्रावन होगा, वह भी किसके द्वारा होता है, तो आपको ध्यान रखना है इस अग्रपाली के माध्यम से होता है। तीसरा हार्मोन हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है थायराइड प्रेरक हार्मोन। ये हार्मोन होगा वो थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करने का कार्य करता है। तो इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे, थायराइड प्रेरक हार्मोन कहा जाता है। तो इस हार्मोन को हम क्या कहेंगे, थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला हमें हार्मोन ध्यान रखना है, वह आप ध्यान रखेंगे कि इसके द्वारा स्रावित होता है, जो एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होगा, यह हार्मोन होता है, इसका स्रावन इसके द्वारा किया जाता है। तो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होगा ACTS, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका स्रावन भी इस अग्रपाली के द्वारा स्रावित किया जाता है। पांचवा हार्मोन आप ध्यान देंगे इस अग्रपाली के द्वारा, तो आप प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जो दुग्ध स्रावन की क्रियाविधि को प्रेरित करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा, इसका स्रावन इनके द्वारा किया जाता है। और छठा हार्मोन आप ध्यान देंगे मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। तो इस प्रकार से मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन होगा, वो भी इसके द्वारा स्रावित होता है। तो मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन होगा, यह हार्मोन इसके द्वारा स्रावित किया जाता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, यह इनके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये 6 प्रकार के हार्मोन होंगे जो कि अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इन हार्मोनों के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे हम 12th क्लास के अंदर, तो इसलिए आप 12th क्लास का जब वीडियो आएगा उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से यह हार्मोन भी काफ़ी है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब पक्ष पीयूष ग्रंथि होगी, उसके द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। एक आपको ध्यान रखना है वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन होगा, यह स्रावित किया जाता है, और जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। और दूसरा हार्मोन स्रावित किया जाता है ऑक्सीटोसिन। तो ये 2 हार्मोन स्रावित किए जाएंगे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये पक्ष पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनका निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, वह आप ध्यान देंगे हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है। पक्ष पीयूष ग्रंथि की पक्ष पाली के माध्यम से, पक्ष पाली इसके द्वारा स्रावित होते हैं, वह वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होते हैं। यह कुल मिलाकर के 8 प्रकार के हार्मोन हमें ध्यान रखने हैं, जो कि किसके द्वारा स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं, यह हार्मोन अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। इस कारण से इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इस कारण से इस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो आप ध्यान देंगे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ये सेकंड प्रकार की ग्रंथि हो गई, जिसे हम क्या कहेंगे, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। अब हम उसके बाद में अगले प्रकार की ग्रंथि देखेंगे, और अगली जो तीसरे प्रकार की ग्रंथि है वह हमें ध्यान रखनी है, कौन सी हो जाएगी, पीनियल ग्रंथि। तो ये मिटा देता हूँ मैं। अब उसके बाद में अगली हम ग्रंथि देखेंगे, और वो कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, सॉरी पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि के बारे में हम समझते हैं सबसे पहले। तो पीनियल ग्रंथि होगी, यह कहाँ पर उपस्थित होती है, तो आप ध्यान देंगे यह भी अग्र मस्तिष्क में पीछे की ओर उपस्थित होती है, अग्र मस्तिष्क में पीछे की ओर उपस्थित होती हैं। अग्र मस्तिष्क में आपको पूछा जाए शरीर में सबसे ऊपर की ओर कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है, तो सबसे ऊपर की ओर शरीर में ग्रंथि उपस्थित होती है, वह कौन सी ग्रंथि होगी, पीनियल ग्रंथि होती है। तो पीनियल ग्रंथि होती है वह अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होती है, और ये छोटी बिंदुनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होती हैं। पीनियल ग्रंथि होती है, उसके द्वारा मेलेनोसाइट हार्मोन का स्रावण किया जाता है। कौन से हार्मोन का स्रावण किया जाएगा, मेलेनोसाइट हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, पीनियल ग्रंथि होगी, उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, मेलेनोसाइट हार्मोन स्रावित किया जाता है। देखो ध्यान दे, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मेलेनोसाइट हार्मोन होगा वह दैनिक लय का नियंत्रण करता है, दैनिक लय का नियंत्रण करता है। अब समझाता हूँ क्या होता है दैनिक लय का नियंत्रण। दैनिक लय का नियंत्रण करता है, हमारे शरीर की जो दैनिक क्रियाविधियाँ होती हैं
उन क्रियाविधियों का नियंत्रण करता है वह किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? पीनियल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। पीनियल ग्रंथि होती है उसको हम जैविक घड़ी भी कहते हैं, यानी इसके द्वारा हमें शरीर में जो विभिन्न प्रकार की दैनिक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित कार्य किया जाता है। जैसे सोने जागने की क्रिया का नियंत्रण है वह भी किस ग्रंथि के द्वारा किया जाएगा? पीनियल ग्रंथि के द्वारा। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम रात्रि के समय सोते हैं तो दिमाग में सोच के सोते हैं कि सुबह 4 बजे हमें उठना है और 4 बजते ही हम फटाक से जाग जाते हैं। तो ये सारा नियंत्रण होता है वो किस हार्मोन के द्वारा होता है? मेलानोसाइट हार्मोन के द्वारा होता है। और यह हार्मोन होगा वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे पीनियल ग्रंथि होती है इसके द्वारा जो लैंगिक परिपक्वता होती है उस लैंगिक परिपक्वता अवस्था होता है उसका निर्धारण भी किसके द्वारा होता है? इस पीनियल ग्रंथि के माध्यम से होता है। तो लैंगिक परिपक्वता होगी उसका निर्धारण एवं आपको ध्यान रखना है हमारी दैनिक लय का नियंत्रण किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? इस पीनियल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। कौन सा हार्मोन स्रावित करेंगे? मेलानोसाइट हार्मोन स्रावित करते हैं। तो ये थर्ड प्रकार की ग्रंथि होगी जिसे हम क्या कहेंगे? पीनियल ग्रंथि कहते हैं। अब हम फोर्थ प्रकार की ग्रंथि पढ़ते हैं और फोर्थ प्रकार की ग्रंथि जिसे हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। यह थायराइड ग्रंथि होती है वो कहाँ पर उपस्थित होती है? ये भाग है ये कौन सा? श्वास नली है। और श्वास नली होगी उस श्वास नली के पार्श्व में उपस्थित होती है। श्वास नली के पार्श्व में उपस्थित होती है वो कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? तो आप ध्यान देंगे कि यह थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। यानी थायराइड ग्रंथि होती है वह हमारी जो श्वास नली होती है उस श्वास नली या कंठ भाग होगा उसके पार्श्व में उपस्थित होती है और उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। यह थायराइड ग्रंथि होगी यह थायराइड ग्रंथि एच आकार की होती है। किस प्रकार की होती है? एच आकार की होती है। यानी आप ध्यान देंगे तो थायराइड ग्रंथि होती है आगे पीछे की ओर हो वो आपस में जुड़ी हुई रहती है और जुड़ी हुई संरचना के रूप में बनाएगी। और संरचना कैसी बनाती है? एच आकार की संरचना बनाती है। और इस जो थायराइड ग्रंथि होती है इस ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन होता है उस हार्मोन का स्रावन किया जाता है। तो थायराइड ग्रंथि होगी उसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। यह थायरोक्सिन हार्मोन होता है इस हार्मोन के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं? तो ध्यान दीजिए यह थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसके द्वारा शरीर में आधारीय उपापचय दर का नियंत्रण किया जाता है। आधारीय उपापचयी दर का नियंत्रण किया जाता है। तो इस प्रकार से आधारीय उपापचयी दर का नियंत्रण होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो आप ध्यान देंगे आधारीय उपापचयी दर होती है उसका नियंत्रण थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। दूसरा आप ध्यान देंगे यह आरबीसी के उत्पादन में सहायक होती है। आरबीसी के उत्पादन में क्या होता है? यह थायरोक्सिन हार्मोन सहायक होता है। आरबीसी के उत्पादन में सहायक होता है वह कौन सा? तो आप ध्यान देंगे थायरोक्सिन हार्मोन सहायक होता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो जैसे हमारे अंदर जो पोषक पदार्थ उपस्थित कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या वसा होती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा इनके उपापचय में यह सहायक होता है। एवं वसा के उपापचय में कौन सहायक होता है? उपापचय मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनके विघटन से संबंधित क्रियाएं होती हैं उन्हें हम उपापचय क्रियाएं कहेंगे। और उपापचय क्रियाएं होती हैं उनमें कौन सा हार्मोन सहायक होता है? थायरोक्सिन हार्मोन सहायक होता है। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इनके संश्लेषण के लिए इनके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो इनके संश्लेषण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि आप ध्यान देंगे तो आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। और थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं होगा यानी थायरोक्सिन हार्मोन का कम संश्लेषण होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन होगा यह बहुत कम मात्रा में संश्लेषण होता है तो इस समय जो रोग हो जाता है उस रोग को हम क्या कहते हैं? घेंगा रोग कहते हैं। घेंगा या गलगंट रोग होता है वह किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप ध्यान देंगे घेंगा रोग हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो गलगंट या घेंगा रोग होगा वो किसके कारण से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से या आयोडीन की कमी के कारण से होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चौथे प्रकार की ग्रंथि जिसे हम क्या कहेंगे? थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। यह थायराइड ग्रंथि श्वास नली के पार्श्व में उपस्थित होती है। यह एच आकार की ग्रंथि होती है और इस ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। यह हार्मोन आधारीय उपापचय दर होती है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है, उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। आरबीसी के उत्पादन में कौन सहायक होती है? तो आप ध्यान देंगे यह थायरोक्सिन हार्मोन सहायक होता है। इसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा इत्यादि होती है उनके उपापचय में भी थायरोक्सिन हार्मोन होता है, यह सहायक होता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है
कि थायरोक्सिन हार्मोन होगा, उस थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और ये आयोडीन होता है उसकी कमी से थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा, और थायरोइड की कमी से कारण से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। तो ये चौथे प्रकार की ग्रंथि हो गई, जिसे हम क्या कहेंगे, थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। और जो प्रत्येक थायराइड ग्रंथि होती है, 2 पालियाँ थायराइड ग्रंथि की, और प्रत्येक पाली के अंदर एक छोटी और ग्रंथि उपस्थित होती है, और उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि कहा जाता है। तो अगली हम ग्रंथि देखेंगे, और कौन सी हो जाएगी, पैराथायराइड ग्रंथि हमें ध्यान रखनी है। तो अगली ग्रंथि ध्यान दीजिए, वो कौन सी हो जाएगी, पैराथायराइड ग्रंथि हमें ध्यान रखनी है। तो पैराथायराइड ग्रंथि हो गई, वो हमें ध्यान रखनी है। पैराथायराइड ग्रंथि होगी, यह कहाँ पर उपस्थित होती है, तो आप ध्यान देंगे प्रत्येक थायराइड ग्रंथि के अंदर एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। यानी प्रत्येक जो थायराइड ग्रंथि होगी उसके अंदर क्या उपस्थित है, एक एक जोड़ी क्या उपस्थित है, तो आपको ध्यान रखना थायराइड ग्रंथियां उपस्थित है। तो पैराथायराइड ग्रंथियां उपस्थित है। तो पैराथायराइड ग्रंथियां कहाँ पर उपस्थित है, इसी थायराइड ग्रंथि के अंदर उपस्थित होती हैं। यानी कितनी जोड़ी होती है, तो आपको ध्यान रखना एक एक जोड़ी प्रत्येक थायराइड ग्रंथि में, एक एक जोड़ी प्रत्येक थायराइड ग्रंथि में उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। इस पैराथायराइड ग्रंथि होती है, उसके द्वारा पैराथ हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। कौन से हार्मोन का स्त्रावण किया जाएगा, पैराथ हार्मोन होता है, उसका स्त्रावण किया जाता है। तो पैराथ हार्मोन होगा, उस हार्मोन का स्त्रावण होगा, वो किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, तो आप ध्यान देंगे पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। और यह हार्मोन होता है, यह हार्मोन कैल्शियम एवं फॉस्फेट की मात्रा को रुधिर में नियंत्रित करते हैं। कैल्शियम एवं फॉस्फेट की मात्रा का नियंत्रण है वह किसके द्वारा किया जाता है, शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा होगी, उस मात्रा का नियंत्रण होता है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो आप ध्यान देंगे इस पैराथ हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो पैराथ हार्मोन होगा, उसके द्वारा शरीर में कैल्शियम एवं फॉस्फेट की मात्रा होगी, उसका नियंत्रण किया जाता है। यदि इस हार्मोन की मात्रा होती है वह पैराथ हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, अल्प स्त्रावण होता है, पैराथ हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, तो इसके कारण से बच्चों में टिटेनी रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से कैल्सीफेरस टेटेनिस रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से टिटेनी रोग होगा वो बच्चों में मुख्य रूप से होता है, और बच्चों में यह रोग होगा वो किसकी कमी से होता है, तो आप ध्यान देंगे पैराथ हार्मोन की कमी से होता है। इस हार्मोन की कमी के कारण से शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, और कैल्शियम की मात्रा कम होने के कारण से जो रोग होता है उस रोग को हम क्या कहते हैं, टिटेनी रोग कहा जाता है। और ये टिटेनी रोग होगा वो किसकी कमी से होता है, इस पैराथ हार्मोन की कमी से होता है। यानी पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा अल्प स्त्रावण के कारण से यह टिटेनी रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो इनका अति स्त्रावण होता है, तो इसके कारण से वृद्ध या जो वयस्क होते हैं उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है जिसके अंदर अस्थियां भंगुर हो जाती हैं, और भंगुर अस्थियां होगी, उस रोग को हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें छिद्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है वह अति स्त्रावण से, और कम स्त्रावण से टिटेनी रोग बच्चों में देखा जाता है। तो ये हमें जो 5वें प्रकार की ग्रंथि है वो हमें ध्यान रखनी है। वो कौन सी ध्यान रखनी है, पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में हम 6ठे प्रकार की ग्रंथि देखेंगे, और उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, थाइमस ग्रंथि कहा जाता है। यह थाइमस ग्रंथि होती है वह हृदय के पास में उपस्थित होती है। किसके पास में उपस्थित होती है, हृदय के पास में उपस्थित होती है, हृदय के समीप में उपस्थित होती है। यानी जो महाशिरा होती है उस महाशिरा के ऊपर की और हृदय के पास में उपस्थित होती है। थाइमस ग्रंथि होती है, उसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। कौन सा हार्मोन स्त्रावित किया जाएगा, थाइमोसिन हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। तो थाइमस ग्रंथि, उसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। यह थाइमस ग्रंथि होती है, यह थाइमस ग्रंथि हमारी प्रतिरक्षा से संबंधित होती है। कौन सी ग्रंथि होती है जो प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होती है, प्रतिरक्षा में कार्य करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, थाइमस ग्रंथि, जिसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। यह प्रतिरक्षा क्रियाविधि में सहायक होता है। थाइमस ग्रंथि होगी, इस ग्रंथि का आकार होता है वह भ्रूणीय अवस्था से लेकर के और यौनारंभ की अवस्था तक बढ़ता जाता है। उसके बाद में ये धीरे धीरे छोटी होती जाती है, और वृद्ध अवस्था में ये बहुत छोटी हो जाती है। तो इसका आकार होगा वो प्रारंभिक रूप से क्या होता है, तो आपको दंका बढ़ता है यौनारंभ तक, उसके बाद में यौनारंभ के बाद में ये धीरे धीरे छोटी होती जाती है, और उसके बाद में प्रतिरक्षा तंत्र भी हमारा यौनारंभ के बाद में क्या हो जाएगा, तो वृद्धावस्था में कमजोर हो जाता है। उसका कारण एक यह भी मान सकते हैं, थाइमस ग्रंथि होगी धीरे धीरे क्या हो जाती है, छोटी होती जाती है। तो थाइमस ग्रंथि होगी, उसका आकार यौनारंभ के बाद में वृद्धावस्था में क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो ये हमें 6ठे प्रकार की ग्रंथि ध्यान रखनी है।
जिसे हम क्या कहेंगे, थाइमस ग्रंथि कहा जाता है। अब उसके बाद में अगली हमें ग्रंथि ध्यान रखनी है, 7वें प्रकार की ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। तो अगली हम ग्रंथि देख लेते हैं और वह ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, अधिवृक्क ग्रंथि। तो नेक्स्ट अगली ग्रंथि हम देखते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि होती है, यह एक जोड़ी उपस्थित होती है, जो कि प्रत्येक वृक्क होगा उस पर आप ध्यान देंगे तो आपको उपस्थित होती है, यानी इनकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी होगी जो कि किसके उपस्थित होती है, वृक्क या किडनी के ऊपर उपस्थित होती है। तो वृक्क या किडनी के ऊपर उपस्थित होगी और इनकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। तो एक जोड़ी संख्या में उपस्थित होगी। अधिवृक्क ग्रंथि होती है, उसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है। इसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है। एक आपको ध्यान रखना है, एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन ध्यान रखना है, एड्रीनलिन हार्मोन, या जिसे एपिनेफ्रिन हार्मोन कहा जाता है। एड्रीनलिन हार्मोन या जिसे हम क्या कहेंगे, एपिनेफ्रिन हार्मोन कहा जाता है। दूसरा हार्मोन स्त्रावित किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर एड्रीनलिन कहा जाता है। तो नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन कहा जाता है। तो नॉर एड्रीनलिन या जिसे हम क्या कहेंगे, नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है, उस एपिनेफ्रिन हार्मोन का इनके द्वारा स्त्रावण किया जाता है। तो इनके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोनों का स्त्रावण किया जाएगा, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। वैसे देखा जाए तो ये मेडुला भाग के द्वारा 2 हार्मोन स्त्रावित होते हैं, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। बाकी वाले हार्मोन स्त्रावित किए जाएंगे वह आपको ध्यान रखना है, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन वगैरह स्त्रावित किए जाते हैं वह कॉर्टेक्स भाग के द्वारा स्त्रावित किए जाएंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। या इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है अन्य हार्मोन जो स्त्रावित किए जाएंगे वो कॉर्टेक्स भाग के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं, जो कि आपकी बुक्स में नहीं दिए हुए, तो इसलिए हम डिटेल से इसको नहीं पढ़ेंगे, केवल आपको बेसिक सा ध्यान रखना है। इनके जो मेडुला भाग होगा, वैसे 2 भाग होते हैं, बाहर का भाग होता है कॉर्टेक्स भाग, अंदर का भाग होता है मेडुला। उस मेडुला भाग के द्वारा ही 2 हार्मोन स्त्रावित किए जाएंगे, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, इस ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। ये हार्मोन होते हैं, ये आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। किस परिस्थितियों में कार्य करते हैं, आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। जब कोई अचानक परिस्थिति होती है, आपातकाल परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। तो आपातकालीन परिस्थितियां होगी उनमें कार्य करते हैं। तो आपातकालीन परिस्थितियां होगी उसमें कौन सा, तो आपको जानकर कोई संकट की परिस्थिति है या जो लड़ाई की परिस्थिति है, उस प्रकार की परिस्थिति होगी, फाइट की, भय की, डर की, इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, उनमें यह ग्रंथि क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी और इसके द्वारा अधिक मात्रा में इन हार्मोनों का स्त्रावण किया जाएगा। और इन हार्मोनों का अधिक मात्रा में स्त्रावण होने के फलस्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय संकुचन बढ़ जाएगा, हृदय संकुचन बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, हृदय का संकुचन, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। और आप ध्यान देंगे श्वसन की दर होती है वो बढ़ जाती है, श्वासन की दर बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको देखना है आँखों की पुतलियाँ होती हैं वो फूल जाती हैं, आँखों की पुतलियाँ फूल जाती हैं, आँखों की पुतलियाँ होगी वह फूल जाती हैं, आँखों की पुतलियाँ फूल जाती हैं। देखो कभी भी आपको डर की परिस्थिति हो या भय की परिस्थिति हो, उस प्रकार की परिस्थिति में आपका हृदय धड़कन बढ़ जाएगी, हृदय का संकुचन बढ़ जाता है, श्वसन की दर बढ़ जाती है, शरीर होता है और उसका तापमान बढ़ जाता है, आँखों की पुतलियाँ फूल जाती हैं। ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं वह आपातकालीन परिस्थितियाँ होती हैं, उस परिस्थितियों में होती हैं। और वो किन हार्मोनों के कारण से होती हैं, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन के कारण से। एड्रीनलिन हार्मोन होगा ये इन आपातकालीन परिस्थितियों हमारे शरीर को तीव्र करने का कार्य करता है, और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन होगा इन जो तीव्र परिस्थितियाँ उन परिस्थितियों को सामान्य अवस्था में लाने का कार्य करता है। तो इन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में हमारे शरीर का नियंत्रण करने से संबंधित होगा वह कौन सी ग्रंथि होती है, तो आप ध्यान देंगे अधिवक्र ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि होती है। तो एड्रीनल ग्रंथि को हम आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, एड्रीनल ग्रंथि को हम स्ट्रेस ग्रंथि भी कहा जा सकता है। इस ग्रंथि को हम स्ट्रेस ग्रंथि या इसे आपको ध्यान रखना है, इस ग्रंथि को हम क्या कह सकते हैं, फाइट या 3F ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, फाइट, फियर और फ्लाइट। ये सारी ग्रंथियों के नाम हैं। वह कौन सी ग्रंथि के नाम है, अधिवक्र ग्रंथि के। 3F ग्रंथि, 3 का F का मतलब क्या हुआ, फियर यानी भय के समय, फाइट मतलब लड़ाई के समय, और आपको दनकला फ्लाइट यानी भाग जाना। उस प्रकार की तीनों परिस्थितियों उन परिस्थितियों से संबंधित कौन सी ग्रंथि होगी, अधिवक्र ग्रंथि होती है। तो ये 7वें प्रकार की ग्रंथि हो गई जिसे हम क्या कहेंगे, अधिवक्र या एड्रीनल ग्रंथि कहा जाता है।
अब उसके बाद में अगली ग्रंथि हमें ध्यान रखनी है, वो कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। देखो इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या हुआ? ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। यानी अंतःस्रावी एवं किस रूप में काम करेगी? बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में कार्य करेगी एवं बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। तो इसका जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती हैं। हमने पाचन में पढ़ा था कि ये अग्नाशय ग्रंथि होगी, इस ग्रंथि के बहिस्रावी भाग होता है वो 98 से 99% भाग होता है, और 98 से 99% भाग हुआ उसके द्वारा अग्नाशयी रस का स्त्रावन किया जाता है। और अग्नाशयी रस होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम जो पाचन का कार्य करते हैं। ये सारा तो हम किस में पढ़ चुके थे? पाचन में। और दूसरा भाग होता है अंतःस्रावी भाग, और अंतःस्रावी भाग को हम क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहा जाता है। इसका अंतःस्रावी भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे? लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहा जाता है। तो अंतःस्रावी भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे? लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहा जाता है। लैंगरहैंस आइलैंड्स या नाम लैंगरहैंस द्वीपिकाएं के नाम से जाना जाता है। और लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की जो कोशिका होगी, उन कोशिकाओं में दो प्रकार की मुख्य रूप से कोशिकाएं ध्यान रखनी है। एक तो आपको कौन सी कोशिका ध्यान रखनी है? अल्फा सेल, और दूसरी कौन सी कोशिका ध्यान रखनी है? बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल्स और दूसरी कौन सी कोशिका ध्यान रखनी है? बीटा सेल्स। दो प्रकार की कोशिका होती है। इनमें से अल्फा सेल्स होती है, उनके द्वारा ग्लूकेगॉन का स्त्रावन किया जाता है। किसका स्त्रावन किया जाएगा? ग्लूकेगॉन का स्त्रावन किया जाता है। जबकि बीटा कोशिका होती हैं उसके द्वारा इंसुलिन का स्त्रावन किया जाता है। तो बीटा सेल्स होगी उसके द्वारा किसका स्त्रावन किया जाएगा? इंसुलिन का स्त्रावन किया जाता है। जबकि अल्फा सेल्स होती हैं उसके द्वारा ग्लूकेगॉन का स्त्रावन किया जाता है। यह इंसुलिन हार्मोन होता है, इस हार्मोन के द्वारा रुधिर में या ब्लड में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो आप क्या ध्यान देंगे? इंसुलिन हार्मोन होता है, इस हार्मोन के द्वारा रुधिर में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, उस अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके ग्लूकोज की मात्रा को रुधिर में नियंत्रित किया जाता है। तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन होगा, यह ग्लूकेगॉन हार्मोन होगा उसके द्वारा इसके विपरीत कार्य किया जाता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन होगा, यह ग्लाइकोजन होगा उसको पुनः ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है, जिसके कारण से शर्करा की मात्रा होती है वह रुधिर में नियंत्रित होती है। तो ये दोनों हार्मोन होंगे, ये दोनों हार्मोन संयुक्त रूप से मिलकर के रुधिर के अंदर शर्करा की मात्रा होती है उस मात्रा को एक नियमित स्तर के रूप में बनाए रखने का कार्य करते हैं। वह हार्मोन कौन से करेंगे? ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन, जो कि दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। इंसुलिन क्या कार्य करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करेगा, अतिरिक्त ग्लूकोज होगा उसको। जबकि जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो, बराबर लानी है वापस, तो क्या करेगा? ग्लूकोगॉन उस ग्लाइकोजन जो संचित हो गया था उसको वापस किस रूप में बदलेगा? ग्लूकोज के रूप में। और रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा होती है, ग्लूकोज की मात्रा होती है, उसका नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है, कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? अग्नाशय ग्रंथि। इस ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन की अधिक कम स्त्रावन होता है, इंसुलिन की कमी होती है, तो उसके कारण से मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। तो मधुमेह या डायबिटीज रोग होगा वह किसके कारण से होता है? तो आप ध्यान देंगे, मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है वह इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्त्रावन के कारण से होता है। जैसे ही इंसुलिन हार्मोन का अल्प स्त्रावन होगा तो ग्लूकोज का स्तर रुधिर के अंदर बढ़ जाएगा, और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही क्या कहलाता है? मधुमेह, या जिसे डायबिटीज रोग कहा जाता है। शर्करा की मात्रा रक्त के अंदर बढ़ जाती है। तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है वो किस हार्मोन की कमी के कारण से होती है? इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण से होती है। तो एक अच्छा सवाल आपका बन सकता है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये 8वें प्रकार की ग्रंथि हो गई, जिसे हम क्या कहेंगे? तो आपको देखता है अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है। एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में ये कार्य करती हैं। तो ये हो गया, कौन सी ग्रंथि हो गई? अग्नाशय। अब उसके बाद में अगली हमें ग्रंथि ध्यान रखनी है, और वह ग्रंथि कौन सी है? अंडाशय। अंडाशय वो केवल किस में पाया जाता है? तो आप ध्यान देंगे स्त्रियों में उपस्थित होता है, यानी मादा में उपस्थित होता है। अंडाशय होगा वो केवल किस में उपस्थित होगा? मादा में उपस्थित होता है। तो ये जो अंडाशय होंगे ये एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। हमने जनन तंत्र पढ़ा था, अंडाशय होंगे वो कितने होते हैं? एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। और अंडाशय होता है वो केवल किस में पाया जाता है? स्त्रियों में उपस्थित होता है। अंडाशय होगा उसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जिसे हम मादा लैंगिक हार्मोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा आपको ध्यान रखना है
ईस्ट्रोजन हार्मोन होगा उसका स्त्राव इनके द्वारा किया जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होगा उसका स्त्राव है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो अंडाशय के द्वारा किया जाता है। अंडाशय में जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन होता है यह क्या कार्य करता है? तो आपको देखना है द्वितीयक मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, मादा में लैंगिक लक्षण होते हैं, उन लैंगिक लक्षणों का विकास इनके द्वारा किया जाता है। मादा में लैंगिक लक्षणों का विकास होगा, लैंगिक लक्षणों का विकास होता है वह इनके द्वारा किया जाता है। तो मादा में लैंगिक लक्षणों का विकास है वह किसके द्वारा? इन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य आप देखेंगे तो इनके द्वारा आप ध्यान देंगे तो मादा में जननांगों का विकास होता है, मादा में जननांगों का विकास होगा, उस जननांगों का विकास होता है वह किसके माध्यम से होता है? तो आप ध्यान देंगे इन हार्मोनों के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त मादा के अंदर जो है वो आपको देखना है मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है, मासिक धर्म की प्रक्रिया होगी, रजोस्त्राव की प्रक्रिया होती है। मासिक धर्म को नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, वह कौन करते हैं? इन हार्मोनों के द्वारा ही नियंत्रित होता है। जो मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है उस पूरी प्रक्रिया में अलग अलग अवस्थाएं होगी, उन अवस्थाओं को नियंत्रित कौन से हार्मोन करते हैं? यही हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इनका अल्प और अति स्त्रावण के कारण से यह नियंत्रित होती है। चौथा कार्य इसका हम ध्यान देंगे तो इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है कि मादाओं के अंदर जो गर्भधारण की प्रक्रिया होती है उस गर्भधारण को भी नियंत्रित कौन करता है? गर्भधारण को नियंत्रित करता है वह भी कौन सा हार्मोन करता है? तो आप ध्यान देंगे गर्भस्थ शिशु का विकास गर्भधारण की प्रक्रिया होती है उसका नियंत्रण होता है, उसके लिए गर्भाशय को तैयार करने का कार्य होता है वह भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो ये चार मुख्य कार्य हमें ध्यान रखने हैं किसके बारे में? तो अंडाशय के बारे में हमें ध्यान रखना है। अगला आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा? लास्ट ग्रंथि वृषण, जो कि केवल किस में उपस्थित होती है? नर में उपस्थित होती है, पुरुषों में उपस्थित होती है। वृषण होते हैं ये भी कितने जोड़ी होती हैं? एक जोड़ी वृषण उपस्थित होते हैं। इसका डिटेल अध्ययन हम कर चुके हैं। एक जोड़ी वृषण उपस्थित होते हैं और वृषण के द्वारा नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण किया जाता है। तो इस प्रकार से टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण होगा वह वृषण के द्वारा किया जाता है। और टेस्टोस्टेरोन होता है इसका क्या क्या कार्य होता है? तो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है उनका विकास होगा वो किस हार्मोन के द्वारा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होते हैं। जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, ऐसे जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होगा वो किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा वह नर में जो जननांग होते हैं उन जननांगों के विकास के लिए आवश्यक होता है। और नर में शुक्राणु उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उस शुक्राणु उत्पादन की क्रियाविधि को भी नियंत्रित करते हैं, प्रेरित करते हैं। शुक्राणु उत्पादन को वह कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। तो शुक्राणु उत्पादन एवं लैंगिक लक्षणों के विकास में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सहायक होता है जो कि वृषण के द्वारा स्त्रावित होता है। तो ये कुल मिलाकर के 10 प्रकार की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वे मिलकर के शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं और इन ग्रंथियों को मिलकर के तंत्र बनता है, उस तंत्र को हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में आपको ध्यान रखना है कि वे ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती हैं अपने स्राव को रुधिर के माध्यम से दूसरे भागों तक पहुंचाती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होगी वे अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर के तंत्र का निर्माण करेगी, उसे अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। यह अंतःस्रावी तंत्र तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर के शरीर पर नियंत्रण एवं विभिन्न कोशिकाओं के कार्यों के समन्वय का कार्य करती है। अंतःस्रावी तंत्र निम्न ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। पहला आपको देखना हाइपोथैलेमस, यह अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है और यह अग्र मस्तिष्क से डायंसिफिलोन भाग में उपस्थित होता है। इनकी तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों पर नियंत्रण करते हैं। इनके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि और स्रावित होने वाले हार्मोनों की क्रियाविधि को बढ़ाते हैं, उससे मोचक हार्मोन कहेंगे। और पीयूष ग्रंथि और स्रावित हार्मोन होते हैं उनको कम करने का कार्य करते हैं, रोकते हैं, उन्हें हम निरोधी हार्मोन कहते हैं। और इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है हाइपोथैलेमस को। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि होती है, यह ग्रंथि सेला टर्सिका नामक गुहा के अंदर हाइपोथैलेमस के नीचे की ओर उपस्थित होती है, जो कि इनफंडिबुलम की सहायता से हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथि द्वारा होने वाले स्रावित पदार्थ होते हैं वे अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करते हैं। यह ग्रंथि होती है वो दो पालियों से निर्मित होती है।
अग्रपीयूष ग्रंथि और पक्षपीयूष ग्रंथि। अग्रपीयूष ग्रंथि को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहेंगे, जबकि पक्षपीयूष ग्रंथि होती है उसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अग्रपीयूष ग्रंथि होती है, उस अग्रपीयूष ग्रंथि में 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाएंगे। उसमें आपको ध्यान रखना है वृद्धि हार्मोन, दूसरा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो कि FSH और LS 2 प्रकार का होता है, तीसरा हमें ध्यान रखना है थायराइड प्रेरक हार्मोन, और चौथा हमें ध्यान रखना है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, पांचवा हार्मोन हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखोगे प्रोलैक्टिन हार्मोन, और छठा हार्मोन मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। तो ये 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तथा पक्षपीयूष ग्रंथि या न्यूरो हाइपोफाइसिस होते 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है तीसरे प्रकार की ग्रंथि जिसे हम पीनियल ग्रंथि कहेंगे। यह अग्र मस्तिष्क से उपस्थित मेलानोसाइट हार्मोन स्रावित करता है, जो कि दैनिक जीवन की लयबद्ध क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करती हैं, सोने जागने क्रियाओं का नियंत्रण करती है, इसलिए कारण से इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगली ग्रंथि हमें ध्यान रखनी है थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि श्वास नली के पार्श्व में उपस्थित होती है और एच आकार की होती है। इस ग्रंथि के द्वारा थायराइड हार्मोन का स्राव किया जाता है, और थायराइड हार्मोन होगा यह हार्मोन होगा इसके द्वारा आधारी उपापचय दर का नियंत्रण किया जाता है, आरबीसी के उत्पादन का नियंत्रण किया जाता है, तथा वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होते हैं उनके उपापचय का नियंत्रण किया जाता है। इस ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि के द्वारा आपको ध्यान रखना है निर्माण होगा वो हार्मोन थायरोक्सिन जो थायराइड हार्मोन होता है उसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी के कारण से घेंगा या गलघंट रोग हो जाता है। फिर 5वीं ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि, यह 2 जोड़ी उपस्थित हुई जो कि प्रत्येक पाली के अंदर एक जोड़ी उपस्थित होती हैं। पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। यह हार्मोन रुधिर के अंदर कैल्शियम एवं फॉस्फेट की मात्रा होती है उसका नियंत्रण करता है। इस हार्मोन की कमी के कारण से बच्चों में टेटेनी रोग हो जाता है तथा वयस्क में इनके द्वारा ऑस्टियोपोरोसिस रोग अतिस्रावण से हो जाता है। अल्प स्रावण से टिटेनी और अतिस्रावण से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। फिर उसके बाद में अगली ग्रंथि हमें थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि हृदय के ऊपर पार्श्व भाग में उपस्थित होती है। इनके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का स्राव किया जाता है और जो कि हमारी प्रतिरक्षा से संबंधित हार्मोन होता है। यह एक प्रकार का आपको ध्यान रखना है जो पेप्टाइड हार्मोन है, ये हार्मोन हमें ध्यान रखना है, और इस हार्मोन के द्वारा जो हमारी प्रतिरक्षा होती है उसके प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। यह ग्रंथि होगी वह वृद्धावस्था में छोटी हो जाती है। फिर अगला हमें ध्यान रखना है अधिवक्र ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। यह ग्रंथि होती है कहाँ पर उपस्थित होती है, वृक्कों के ऊपर उपस्थित होती है, और इस ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है जो कि आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। अगला हमें ध्यान रखना अग्नाशय ग्रंथि। ये मिश्रित ग्रंथि बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है, और इनका अंतःस्रावी भाग होता है जिसे लैंगरस द्वीपिकाएं कहते हैं। इनकी अल्फा कोशिका द्वारा ग्लूकोगॉन और बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है। ये दोनों हार्मोन होंगे वो रुधिर के अंदर शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है अंडाशय। यह स्त्रियों में या मादा में उपस्थित होती है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है जो कि मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में, जननांगों के विकास में, मासिक धर्म को नियंत्रित करने में एवं गर्भ धारण की प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करने में सहायक होता है। अगला वर्षण, नर में एक जोड़ी उपस्थित होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है और यह हार्मोन होता है शुक्राणु उत्पादन एवं नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनके विकास में सहायक होता है। तो यह था 10 प्रकार की ग्रंथियाँ, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर कंप्लीट होने के साथ में आपके जो बायोलॉजी की जो क्लासें थी वह क्लासें कुछ दिन के लिए स्टॉप करेंगे, और उसके बाद में आपकी केमिस्ट्री की कुछ दिन की क्लासें चलेगी। फिर उसके बाद में मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊँगा जो जेनेटिक्स है उस जेनेटिक्स को हम स्टार्ट करेंगे, मेंडल्स के नियम वगैरह पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।